हजारों साल तक अलग अलग विदेशियों की गुलामी झेलने वाला देश, जिसने दुनिया को शून्य दिया और जहां दुनिया की सबसे पुरानी एडवांस सभ्यता पाई जाती थी, और उसका नाम है भारत। अद्भुत घटनाओं से भरा भारत का इतिहास अपने आप में ही खास है। तभी तो हजारों साल की गुलामी झेलने के बाद भी हमारी सभ्यता और संस्कृति पूरी दुनिया में यूनिक है। वैसे तो भारत का पूरा ही इतिहास युद्ध से भरा पड़ा है, मगर जब भी एंशिएंट टाइम के युद्ध की बात आती है तो कलिंग युद्ध का जिक्र सबसे पहले आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पूरे भारत की तकदीर को ही बदल कर रख दिया था और एक ऐसे राजा को शांत बना दिया जो कभी चंड अशोक कहलाता था। कलिंग के अलावा युद्ध के नाम पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, सुंग, सातवाहन राजवंश और हर्षवर्धन के युद्धों का नाम याद आता होगा। लेकिन क्या आपको पता है हमारे भारत का पहला युद्ध कब हुआ था और उसकी वजह क्या थी? नहीं पता ना? तो चलिए आज हम बताएंगे फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश की गौरवशाली कथा को जानने का एकमात्र सोर्स है इतिहास, और हमारा इतिहास सांस्कृतिक विकास और वास्तुकला के योगदान की अनेकों गाथा से भरा पड़ा है। मगर हमारे इतिहास में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे भारत का पहला रिकॉर्ड बैटल भी कंसिडर किया जाता है, जिसने पूरे देश के इतिहास को बदल कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बैटल में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश का इतिहास बदल दिया? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वैसे आपने महाभारत का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वही युद्ध जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वो एक लंबी कहानी है, मगर अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए, अगर ये बैटल ना होता तो शायद महाभारत भी नहीं होती, या फिर यूं कहें कि महाभारत के किरदारों का जन्म ही ना हो पाता। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर कैसे, वो हम आगे बताएंगे। ये बैटल बेहद खास थी, मगर अफसोस आज इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर बात की जाए इस युद्ध की, तो ये वो दौर था जिसे भारतीय महाद्वीप के इतिहास में वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। वैदिक युग में ही ये पहला युद्ध हुआ था जो वैदिक युग में घटित पहली रिकॉर्डेड लड़ाई के नाम से जाना जाता था। असल में ये काफी खास घटना थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 10 राजाओं के खिलाफ एक राजा लड़ा था, और इस अकेली घटना ने प्राचीन भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। मगर ये युद्ध आखिर क्यों और किसके बीच में हुआ था? ये जानने से पहले बात करते हैं वैदिक संस्कृति के राइज की। वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 बीसी के टाइम पीरियड को वैदिक संस्कृति माना जाता है। असल में जिस भारत को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ। भारत की पहली एडवांस सभ्यता मानी जाने वाली सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक बार फिर से भारत में सभ्यताओं का दौर दिखा, और यहाँ पर एक संस्कृति उपजी जिसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हालांकि वैदिक संस्कृति को भी 2 संस्कृतियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहली है इनिशियल वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और दूसरी है उत्तर वैदिक काल, यानी 1000 से 500 ईसा पूर्व। आज हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो अर्ली वैदिक एज में हुआ था। वैदिक संस्कृति के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो ऋग्वेद समाज एक ट्राइबल सोसाइटी था जो पैट्रियार्कल टेंडेंसीज का था। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का इकलौता समाज था जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। यही नहीं, पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के बावजूद महिलाओं को पूरे अधिकार प्राप्त थे जो भी पुरुषों को मिले होते थे। यही नहीं, वास्तव में कुछ मामलों में तो महिलाओं को पुरुषों से भी ज्यादा अधिकार मिले हुए थे। स्टेटस ऑफ वुमेन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय कहा जाता था कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता रहते हैं।
यही नहीं, किसी भी पूजा या यज्ञ को तब तक संपन्न नहीं माना जाता था जब तक कि महिला उसमें शामिल ना हो जाए। यही वजह थी कि उस काल में विमेन्स सोसाइटी में इम्पोर्टेंट प्लेसेस रखती थी। यही नहीं, उस दौर की ज्यादातर महिलाएं एजुकेटेड होती थीं और उनमें से कई महिलाओं ने ऋग्वैदिक सभाओं जैसे कार्यों में भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा वैदिक सोसाइटी ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एरिया में भी बहुत प्रोग्रेस की थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके पास घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ थे और यही नहीं, उनके सारथी तक भी कवच पहनते थे ताकि दूर से आने वाले हथियारों से उनकी सुरक्षा हो सके। इन आर्मर्स की बात की जाए तो इनको वर्मा कहा जाता था। ये तो हुई उनकी सोसाइटी की बात। वैसे अगर उनके धर्म की बात की जाए तो वैदिक लोग पॉलीथियस्टिक थे, लेकिन वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, बल्कि एडहेरेंस टू नेचुरलिज्म करते थे। असल में वो इंद्र, वायु, अग्नि और थंडर नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। ऋग्वेद में सबसे बड़े देवता इंद्र माने जाते हैं। इसके बाद अग्नि और वरुण आते हैं। असल में इंद्र को सबसे बड़े देवता कहा जाने का आधार वेद है, क्योंकि वेद में 250 बार इंद्र का नाम आया है, जबकि अग्नि का नाम 200 बार आया है। अब आते हैं उस युद्ध पर जिसे भारतीय महाद्वीप का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का नाम था दशराग्य, यानी 10 वॉर ऑफ किंग्स। एक्चुअल में ये युद्ध 2 पावरफुल ऋग्वैदिक ट्राइब्स के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ भरत जनजाति थी और दूसरी तरफ 10 जनजातियों का एक समूह। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ एक राजा और दूसरी तरफ 10 राजा, तो ये युद्ध कितना ज्यादा रोचक और खतरनाक रहा होगा। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भरत कबीले के राजा सुदास ने इस कोलोसल एनकाउंटर में 10 अदर ट्राइब्स के पावरफुल यूनियन को भी हरा दिया था। इस युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग राजा सुदास माइटी किंग दिवोदास के पोते थे, जिन्होंने मॉडर्न पंजाब के आसपास अपना हेगमनी स्टैब्लिश किया था। यही नहीं, ऋग्वेद में ये भी बताया गया है कि राजा सुदास ने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन सभी डायरेक्शंस में किया था, यानी वो एक बड़े राजा थे और लगभग हर दिशा में उनका एम्पायर फैला हुआ था। असल में इस सेंटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में राजा सुदास की लीडरशिप में भरत जनजाति थी। सुदास के अंडर में भरत पावरफुल, रिच एंड एम्बिशियस बन गए थे, तभी तो उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे की फर्टाइल लैंड पर कंट्रोल कर लिया था, जिससे वो एक मेजर फोर्स बन गए थे। लेकिन दूसरी ओर 10 जनजातियां थीं, जो कि भरत कबीले यानी सुदास के अगेंस्ट लड़ रही थी। उनमें अनु, ऋद्यु, पुरु, यदु, तुर्वश, भलानस, अलिनस, पख्थास, शिव और भील ट्राइब्स शामिल थीं। और अगर बात की जाए इस यूनियन की लीडर की, तो इनकी यूनियन लीडर पुरु जनजाति थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरु एक बड़ी और पावरफुल ट्राइब थी। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि राजा सुदास की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण भरत ट्राइब का अचानक से जबरदस्त रीजनरेशन हुआ था, जिसकी वजह से कई ट्राइब्स परेशान हो गई थी, क्योंकि भरत का यूं बढ़ना इन्हें पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फिर उनकी प्रगति और बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कई जनजातियों ने उनके खिलाफ एक बड़ा संघ बनाने का फैसला किया। वैसे इसके अलावा भी इस युद्ध के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से एक ये है कि राजा सुदास ने प्रसिद्ध पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को अपना पुरोहित अपॉइंट कर लिया था, जिससे नाराज होकर विश्वामित्र ने सुदास से बदला लेने का फैसला किया। मगर वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 10 राजाओं का एक मजबूत संघ बनाया और फिर ये युद्ध हुआ। अगर इस बैटल की बात की जाए तो ये मेन बैटल रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास ने 10 जनजातियों के मजबूत संघ को हरा दिया। वैसे हम आपको बता दें, इसके अलावा भी इस युद्ध का एक और रीजन बताया जाता है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि 10 राजाओं का संघ रावी नदी के जलमार्ग को रोकना चाहता था और इसके लिए वो इस रिवर पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम कर रहा था।
लेकिन उनका प्लान फेल हो गया और उनके मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स नदी में डूब गए। पर इस तरह से उनका विनाश हो गया। एक्चुअल में उनके कुछ सैनिक तो युद्ध में मारे गए और कुछ इस नदी पर बने बांध की फेल्योर में चल बसे। असल में ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया 10 राजाओं का अलायंस बिखर गया। उनके बीच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डेंजरस रिवर कंडीशंस के कारण एनार्की फैल गई, जिससे उनके कई सोल्जर नदी की फास्ट करंट्स में डूब गए, जबकि सुदास की सेना विजयी हुई। युद्ध के दौरान सुदास ने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स एंड टैक्टिक्स को डिस्प्ले किया, जिसकी वजह से उनकी सेना ने कोलिशन फोर्सेस को पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर हरा दिया। ऋग्वेद में कहा गया है कि गठबंधन की 10 जनजातियों अपनी विशाल सेना के बावजूद सुदास की स्किलफुल स्ट्रैटेजी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड्स के सामने टिक नहीं सकी, जिसकी वजह से सुदास ने न केवल युद्ध में विजय हासिल की बल्कि अपने स्टेट का एक्सपेंशन भी किया और अपनी शक्ति को वैदिक भारत में मेजर फॉर्म्स से एस्टैब्लिश किया। असल में दशराग्य युद्ध का इंडियन हिस्ट्री पर डीप इम्पैक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध में सुदास एक ग्रेट वॉरियर एंड द भारता ट्राइब एक मेजर फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश हुए। इस जीत ने वैदिक समाज की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदल दिया और भरतों की सुप्रीमेसी की स्थापना की, जिससे आगे चलकर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया। वास्तव में दशराग्य युद्ध केवल एक मिलिट्री वॉरफेयर नहीं था, बल्कि ये वैदिक काल के पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ का प्रिंसिपल था। ये वॉर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल अलायंसेस के फॉर्मेट को शो करता है। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद भारत रावी नदी के ईस्ट की ओर चले गए और मॉडर्न कुरुक्षेत्र के आसपास बस गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में भरत जनजाति कुरु में ही विलीन हो गई और ये कुरु जनजाति और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसने भारत के एक और महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ा, जिसका नाम था महाभारत, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने भूमिका निभाई थी। वैसे महाभारत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें सत्य ने असत्य पर विजय पाई थी और फिर से दुनिया में धर्म की स्थापना की गई थी। तो देखा आपने, ये था भारत का पहला रिकॉर्ड युद्ध। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।